जब भी हम न्यूट्रिएंट्स को विभाजित करते हैं, वो बेसिकली हम दो भागों में विभाजित करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि जिसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए, और ये बेसिकली हमारे एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं। जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब, माइक्रो मतलब कम यानी सूक्ष्म मात्रा में, और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, यानी ये वो पोषक तत्व हैं जिसको हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। लेकिन इस नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए यानी इसका महत्व भी कम है। बिल्कुल भी नहीं, इसका महत्व उतना ही है जितना आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनफैक्ट आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपना प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म यानी वो आपके बॉडी तक तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक आप उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का साथ नहीं देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में आपकी बॉडी में होना। इसको आप एक एग्जाम्पल से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं, कोई भी आप डिश बना रहे हैं, मान लीजिए आप राजमा ही बना रहे हैं या छोला ही बना रहे हैं, और आपने सबसे अच्छे ऑर्गेनिक आपने जो है राजमा लिया, उसके बाद आपने सबसे अच्छा तेल इस्तेमाल किया, आपने वेसल सबसे अच्छा इस्तेमाल किया और सारी चीजें की, लेकिन आप उसमें मसाले डालना भूल गए। मसालों की क्वांटिटी बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन वही बात है कि वो मसाले अगर आप नहीं डालेंगे, मान लीजिए नमक ही नहीं डालेंगे, तो वो आपकी डिश को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन मसालों की तरह हैं जो आपकी डिश के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना आपकी एक अच्छी से अच्छी डिश भी जो है स्वादिष्ट नहीं होगी या खाने लायक नहीं बनेगी। आप इसको एक और एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहे कि आप ये समझिए कि आपने एक मकान तो बना लिया लेकिन उसका इंटीरियर डेकोरेशन नहीं किया, यानी आपकी चार दीवारी तो बन गई लेकिन उसमें कोई पेंटिंग नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई फर्नीचर नहीं रखा है, उसमें किसी तरह की कोई इंटीरियर डेकोरेशन नहीं हुआ है, तो सोचिए वो मकान रहने लायक नहीं होगा, राइट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट उस तरह के जो है उस तरह के पोषक तत्व हैं जिसकी जो है आपकी बॉडी को बहुत कम मात्रा में जरूरत है, बहुत जरूरी है इसको कंटिन्यूअसली, इसको डेली बेसिस पे लेते रहना। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की, महत्व की बात करें तो थोड़ा सा हम इसको ये समझेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका जो है क्या ये कितना हमारी जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। तो अगर हम भारत का जो है मतलब आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, भारत के अगर हम नक्शे की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा जो डार्क कलर के जो अगर आप स्टेट्स देखें तो इसमें आप देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट 40% जो जनसंख्या है वो बहुत ही सिवियर माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, और इसका मेन रीजन ये है कि उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल है, बिकॉज ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली आपको अपने खाने पीने की चीजों से मिलते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हम उसका ध्यान नहीं रख पाते, और इसकी वजह से जनसंख्या का एक बहुत ही बड़ा भाग जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से प्रभावित होता है। तो अगर हम कुछ मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें, और इसका जो मुख्य असर है वो अगर आप देखेंगे भारतीय महिलाओं पे सबसे ज्यादा है। विटामिन डी, आई थिंक आप सभी लोग ये देख पा रहे होंगे कि आजकल की विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। जब भी आप कोई ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो ज्यादातर 90% तक लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। स्पेशली जो बारिश का सीजन है और स्पेशली अभी जो विंटर्स का सीजन है, इस टाइम पे विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप पूरी जनसंख्या के नंबर्स के हिसाब से देखें तो 70 to 90% जो भारत की जनसंख्या है वो विटामिन डी की कमी से ग्रसित है। दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है आयरन, राइट, और इसकी कमी महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है। इनफैक्ट 50% तक की जो महिलाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आयरन की कमी देखी जाती है। जो दूसरा न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम भी अगर आप देखें आयरन से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल, और उसका एक मुख्य वजह यह भी है कि विटामिन डी बहुत कम है, राइट। तो विटामिन डी जब बहुत कम है तो कहीं ना कहीं उसका जो अफेक्ट होता है वो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे भी होता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि कैल्शियम का जो डेफिशिएंसी है वो भी आपकी जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है।
विटामिन ए। सो विटामिन ए एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हम बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं समझते हैं कि हाँ इसकी भी कमी हो सकती है। कहीं ना कहीं हम कैल्शियम, थोड़ा सा हमारे मन में रहता है कि हाँ कैल्शियम की कमी ना हो जाए, विटामिन डी की कमी ना हो जाए, खून की कमी ना हो जाए। लेकिन विटामिन ए की जब बात आती है तो हम थोड़ा सा जो है ध्यान में नहीं रख पाते कि हाँ विटामिन ए भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी हमारी जनसंख्या को एक बहुत नंबर आपको डेफिनेटली कम दिखाई दे रहा होगा कि 17.54% ही है। लेकिन अगर आप पूरी भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग इस नंबर को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। और जो लास्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो मेनली देखी जाती है वो है आयोडीन। और आयोडीन हमको पता है कि आयोडीन आपके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड, उसको बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आयोडीन की कमी भी जो है जनसंख्या में बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जा रही है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये काम कैसे करते हैं, क्यों हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या इतना महत्व दे रहे हैं। तो आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में दो तरह के जो है फंक्शंस होते हैं, है ना। या तो आपकी बॉडी में कुछ टूट रहा होता है या तो आपकी बॉडी में कुछ बन रहा होता है। और ये दोनों ही टूटने और बनने के जो दोनों प्रोसेस हैं, राइट, ये किस तरह से होते हैं। या तो कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है या मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, और ये एक्शन कंटिन्यूअस होता है, राइट। और ये जो टूटने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, और जो बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और इन दोनों ही प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, राइट। कैसे, अगर आप ये देखेंगे इनमें से किसी भी तरह के किसी भी एक्शन को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत होती है। लेकिन उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आपको इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो आपको ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, राइट। और इसमें आपको एक ट्राइंगुलर जो है खांचा दिखाई दे रहा है और एक रेक्टेंगुलर खांचा दिखाई दे रहा है। अभी इस अवस्था में जो है आपका जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेटेड कंडीशन में है, राइट। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक कोएंजाइम जो एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर में है वो आपके इस एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर से अटैच हो गया है। ये कोएंजाइम है क्या, ये कोई भी जो वाइटामिन्स है जब आपके एंजाइम के साथ जुड़ते हैं उसको हम कोएंजाइम कहते हैं, यानी एंजाइम का साथ देने वाले। को मतलब साथ, एंजाइम मतलब एंजाइम। तो जो भी विटामिन्स एंजाइम के साथ जुड़ के उसके एक्टिवेट होने में उसका साथ देते हैं उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। तो जैसे ही ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है यानी जो कोएंजाइम है वो आपके एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर से जुड़ता है तो क्या हो गया, आपका जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका जो एंजाइम है वो है एक ताला और आपका जो कोएंजाइम है वो है उसकी स्पेसिफिक चाबी, राइट। तो जब तक ये चाबी आपके इस ताले के साथ अटैच नहीं होगी वो ताला खुलेगा नहीं। ताला खुलेगा नहीं है मतलब आपका कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आप तीसरे पिक्चर में आप जाएंगे तो अब यहाँ पे जुड़ गया है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट वो ऐसी चीज है जिसपे एक्चुअली एंजाइम को काम करना है, राइट। तो आप इसको अगर मैं एक बहुत ही कैजुअल एग्जांपल से समझाऊं तो आपके फैट मेटाबॉलिज्म के लिए आपको बी विटामिन की जरूरत है। समझ लीजिए B1 विटामिन, थायमिन की जरूरत है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो हो गया आपका फैट। आपका जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है कोएंजाइम हो गया वो आपका बी विटामिन B1 या जो भी आपका फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल रहता है। तो जब तक आपका ये बी विटामिन उस एंजाइम के साथ जुड़ेगा नहीं तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म आगे बढ़ेगा नहीं, राइट। तो इसीलिए आपका जो विटामिन और मिनरल्स जो आपके को एंजाइम और को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, इसी तरह से अगर आपके जो मिनरल्स हैं वो आपके जो है एंजाइम के साथ जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके को फैक्टर्स कहलाए जाते हैं जो आपके उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। और ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये जो है आपके दोनों ही कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे को पूर्ण करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो बेसिकली जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, यही आपके को एंजाइम्स और को फैक्टर्स का काम करते हैं किसी भी एंजाइमेटिक या मेटाबॉलिक रिएक्शन को शुरू करने के लिए। ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि कैसे ये जो अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म या आपके डिफरेंट बॉडी के जो रिएक्शंस हैं उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं, या इसके बेनिफिट्स क्या हैं। या आई थिंक अगर आप थोड़ा सा अपने बायोलॉजी क्लास यानी 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में अगर आपका बायोलॉजी साइंस या बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपने देखा होगा एक चैप्टर हुआ करता था जहां पे हम डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, ये सिम्टम्स होते हैं, इसके ये फूड सोर्सेज होते हैं, राइट। और अगर ये डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई तो हमें इस तरह के डिजीजेस होते हैं। तो ये हमारा एक पूरा चैप्टर हुआ करता था। तो ये कुछ उसी तरह की चीजें जहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आपके जो विटामिन या मिनरल्स हैं वो कैसे आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जैसे थायमीन है, वो आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, आपके आरएनए डीएनए, यानी आपके आरएनए डीएनए लेवल तक के लिए भी वहां पे जो फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए भी जो है आपकी ये विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है। आपका जो भी बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए आपको बी विटामिन की जरूरत है। आप अगर देखेंगे जितने भी बी विटामिन है जिसको हम कहते हैं कि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं चार्ट में कि जो आपके जितने भी बी विटामिन है वो किसी ना किसी मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्पफुल है। वो भले ही आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो विटामिन बी 5 है, राइट, यहाँ पे जो है ये न्यूरो सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए बहुत जरूरी है। जो आपका विटामिन बी 6 है वो आपके अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्पफुल होता है, न्यूरो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्पफुल होता है। जो आपका जो फोलेट है वो भी आपके डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं उनको बनाने में हेल्पफुल होता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। और जो आपका विटामिन बी 12 है, विटामिन डी और बी 12, ये ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी कमी आजकल मोस्टली सब में देखी जा रही है। स्पेशली विटामिन बी 12 उन लोगों में बहुत कम देखा जाता है जिनको कंटिन्यूअसली जो डायबिटिक मेडिकेशन पे हैं या बहुत लंबे टाइम से डायबिटिक है, या जो है जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है, जिनका गट हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, या थोड़ा सा वेजिटेरियन साइड में है। तो अगर आपने बहुत टाइम से अपना विटामिन डी बी 12 नहीं कराया है, तो आप डेफिनेटली करवा भी सकते हैं, ये जानने के लिए, ताकि इन 60 दिनों में न केवल आप अपने वेट रिलेटेड चैलेंजेस को पूरा कर सकें, इनफैक्ट आप अपने हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को भी पूरा कर सकें। अगर आप देखेंगे यहाँ पे विटामिन बी 12 आपके मेनली जो नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उसको बहुत जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके साथ जो फैट और प्रोटीन को जो तोड़ने का काम करता है, वो आपका विटामिन बी 12 हेल्पफुल है। और साथ में जो आपके आरबीसीज हैं उसको बनाने में हेल्प करता है। अब आते हैं हम मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है आयोडीन। आयोडीन आपको बहुत बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की जो कमी है वो आयोडीन बेसिकली आपके जो थायराइड हार्मोन है उसको उसके बनने में हेल्पफुल होते हैं, राइट। और ये जो थायराइड हार्मोन है ये बेसिकली आपके 60% मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। तो सोचिए एक छोटे से आयोडीन की कमी की वजह से आपका थायराइड हार्मोन अफेक्ट हो रहा है, और उस थायराइड हार्मोन की वजह से आपका 60% मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है, राइट। तो हम ये डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, और इसीलिए कोशिश कीजिए आयोडीन रिच फूड खाने की। मैग्नीज की जब हम बात करें तो आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, वो बोन फॉर्मेशन, इन सारी चीजों में हेल्पफुल है। जब हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर अगेन हम बहुत ज्यादा कभी भी ध्यान नहीं देते, लेकिन सल्फर सल्फर आपके कुछ अमीनो एसिड्स हैं जैसे सिस्टीन या मेथियोनिन, उसके स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होता है। साथ में जो है जो आपके विटामिन जैसे थायमीन और बायोटिन, उसके भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम क्रोमियम की बात करते हैं, अगेन ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन अगेन ये आपके जो है शुगर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, राइट। ये आपके जो पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं क्रोमियम डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, राइट। तो ये आपके जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। मोलिब्डेनम अगेन आपके जो है अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, इनके सिंथेसिस में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि कैसे जो है आपके डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्चुअली बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, चाहिए हमको थोड़े से, लेकिन काम ये बड़े करते हैं।
राइट। तो अब जो है अब हम एक एक करके इसकी बात करते हैं। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसकी हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है विटामिन डी, जो हमारी जनसंख्या के ऑलमोस्ट 70 to 90% तक अफेक्ट कर रहा था, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये बेसिकली विटामिन डी को दिखा रही है, राइट। तो ये जो है 60 से धीरे धीरे अगर हम 10 की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये अपने ऑप्टिमम लेवल से धीरे धीरे कम की तरफ आ रही है। और अगर आप यहाँ पे इस एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे आपका जो बीएमआई है वो दिखाई दे रहा है, आपका जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो दिखाई दे रहा है, और इधर की अगर हम बात करें तो आपका जो डायबिटीज है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस कंडीशन में देखें, जहां पे आपका विटामिन डी जैसे ही 30 से नीचे आ रहा है, वैसे ही अगर आप देखेंगे कि आपका बीएमआई भी बढ़ रहा है, आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ने की हायर साइड पे जा रहा है, आपका जो डायबिटीज है वो हायर साइड पे जा रहा है, और आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का जो रिस्क है वो भी हायर साइड पे जा रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, कि जैसे जैसे कहीं ना कहीं आपका विटामिन डी का आपके डायबिटीज, आपके ओबेसिटी, आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम और आपके बोन हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे जैसे आपका विटामिन डी कम हो रहा है, वैसे वैसे आपका बीएमआई बढ़ रहा है, आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है, जिसका मतलब आपका ओबेसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे विटामिन डी कम हो रहा है, आपका जो है डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जा रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज विटामिन डी आपके जो बीटा सेल्स हैं, जहां से एक्चुअली इंसुलिन सिक्रीट होता है, जो आपके पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं, उसके फंक्शंस को कम करता है। आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाता है, यानी आपके सेल्स की जो इंसुलिन के प्रति जो संवेदनशीलता है यानी सेंसिटिविटी है, उसको कम करता है, यानी रेजिस्ट करने लगता है। उसके अलावा जो है इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। जब इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है तो आपका डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी चीजें होने का रिस्क बढ़ जाता है। और साथ में हमें पता है कि विटामिन डी का डायरेक्ट आपकी बोन हेल्थ से कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन है। यानी अगर आपका विटामिन डी कम है, आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम रहेगा, और वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया जैसी कंडीशंस तक ले जा सकता है, जहां पे आपकी बोन हेल्थ बहुत कमजोर हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज वगैरह करने का मन नहीं करेगा। तो मान लीजिए आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, आपकी ओबेसिटी ज्यादा है, और आपकी जो है बोन्स भी बहुत ज्यादा जो है वीक हो गई हैं, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये आपको वेट चैलेंजेस डेफिनेटली देने लगेगा। तो ये तो हो गई आपके विटामिन डी की बात। अब आता है जो नेक्स्ट विटामिन है, विटामिन बी 12। जैसे मैं कहती हूँ विटामिन डी और बी 12, ये दोनों ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो अभी हमारी जो भारत की जनसंख्या है उसको बहुत मेजर तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो जब हम विटामिन बी 12 की बात करें, वो हमें कैसे, हमारे इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी को कैसे प्रभावित करेगा? तो विटामिन बी 12 बेसिकली एक को फैक्टर का काम करता है। किसको बनाने के लिए? आपके जो न्यूरो हैं, जैसे जो आपका डोपामिन है और आपका जो सेरोटोनिन है। नाउ ये जो दो हार्मोन है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये जो डोपामिन और सेरोटोनिन है, ये आपके हैप्पी हार्मोन्स है, यानी आपके जो प्लेजर गिविंग हार्मोन्स है, राइट। अब अगर आपकी विटामिन बी 12 की कमी काफी लंबे टाइम तक रहती है तो क्या होगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होने लगेगी, यानी इसका जो बनने का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसीज होंगी इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की स्पेसिफिकली। तो इसके अपने सिम्टम्स तो है ही हैं, लेकिन इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से एक जो मेजर सिम्टम है वो है आपका क्रेविंग्स बढ़ जाती है, राइट। आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होने लगती है, और साथ में ही आपके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है, यानी आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, आपका मूड स्विंग्स होने लगता है। तो इन दोनों सिम्टम्स की वजह से क्या होगा? जब आपका हंगर बढ़ने लगेगा, आपका जो क्रेविंग्स है, अनकंट्रोल्ड क्रेविंग्स होंगी, तो आप जो भी खा रहे हैं आपकी क्रेविंग्स अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी। आप क्वांटिटी और क्वालिटी, आप क्या खा रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब आपको मूड स्विंग्स या डिप्रेशन होगा तो क्या होगा? आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, या आपको कुछ हेल्दी बनाकर खाने का मन नहीं करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका जो वेट है वो प्रभावित होगा।
और विटामिन B12 की कमी की वजह से और क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है और बहुत ज्यादा नींद से संबंधित परेशानियां भी होने लगती हैं। तो आपको पता है कि जब हम हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग की बात करते हैं तो आपका जो है नींद का, आपका मूड का, आपका जो है स्ट्रेस का और आपके क्रेविंग्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट है जो है आपके हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग के लिए। तो इसीलिए विटामिन B12 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपकी इस जर्नी में। ओके, अब हम आगे जो है जो विटामिन की बात करेंगे, आप कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तो हम जिन अगले दो विटामिन की बात करें वो है विटामिन C और विटामिन A। ना आप सबको पता है अभी सर्दियां आ रही हैं, हम सब ने विटामिन C की क्वांटिटी बढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन C का डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी, कहीं ना कहीं आपके स्किन हेल्थ और बहुत सारी चीजों पे पड़ता है, राइट। लेकिन हम में से किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि विटामिन C का कनेक्शन आपके बॉडी फैट से भी रिलेटेड है। यानी अगर आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी है, इसका सीधा संबंध आपके बॉडी फैट के बढ़ने से भी है, राइट। और ये विटामिन C क्यों थोड़ा सा और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो विटामिन C है ये आपकी बॉडी बना नहीं पाती है, इसको आपको अपने डाइट से ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि आपका ये विटामिन C कभी कम ना हो पाए। ताकि अगर, क्योंकि अगर विटामिन C कम है तो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी फैट परसेंटेज पे इफेक्ट कर रहा है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जिनकी बॉडी में विटामिन C संतुलित मात्रा में है, वो किसी भी मॉडरेट एक्टिविटी के बाद फैट को 30% ज्यादा बर्न कर सकते हैं कंपैरेटिव टू उन लोगों के जिनकी बॉडी में विटामिन C की कमी है, राइट। अब जो दूसरा विटामिन है अगेन विटामिन A। ये विटामिन A अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारे मन में ये कभी रहता ही नहीं है कि हाँ विटामिन A की कमी भी हो सकती है, या वो भी कहीं ना कहीं हमारे वेट से संबंधित हो सकता है। तो विटामिन ए हमको पता है कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन अभी जो रीसेंट रिसर्च है उसके हिसाब से इसका संबंध आपके जो है बॉडी फैट रेगुलेशन से भी देखा गया है। ये देखा गया है कि आपका जो आपकी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी है, वो आपके बॉडी फैट परसेंटेज को बढ़ा सकता है। इनफैक्ट ये वाइसे वर्सा भी हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो क्या होगा, बिकॉज विटामिन ए क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो क्या हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो विटामिन ए क्योंकि फैट में घुलनशील है तो उसकी कमी हो सकती है, राइट। और उसकी कमी होगी तो वो ऑटोमेटिकली फिर से क्या करेगा, आपके बॉडी फैट परसेंटेज को बढ़ा सकता है। तो ये वाइसे वर्सा है। और अगर आप इसका भारत की जनसंख्या पे असर देखेंगे नंबर्स के हिसाब से, तो दिखने में ये नंबर डेफिनेटली कम दिखाई दे रहा है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर पूरी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर फिर भी काफी बड़ा निकल के आता है। तो ये तो हो गई हमारे विटामिन की मेजरली बात। अब हम बात करते हैं आयरन की, राइट। सो आयरन एंड कैल्शियम हमने देखा कि बहुत जरूरी है बहुत सारी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए, बट इसका कनेक्शन क्या है आपके वेट से, तो ये आज हम समझेंगे। तो जब हम आयरन की बात करते हैं तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो अपना सर्वे हर 5 साल में करता है, उनके सर्वे के अनुसार इंडिया में जो आयरन डेफिशिएंसी का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बिकॉज हम उसके लिए कुछ कॉन्शियसली कर नहीं रहे हैं, और ये महिलाओं में बहुत ज्यादा है, बिकॉज उनके बॉडी में ऐसे चेंजेस हैं जहां पे उनको एक ऑटोमेटिक आयरन डेफिशिएंसी होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो आप सबने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आयरन डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, राइट। अब जब आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं और ये डेफिशिएंसी कंटिन्यूअसली चल रही है तो क्या होगा कि आप जो है अपने दिन प्रतिदिन की चीजें भी नहीं कर पाएंगे, राइट। आप अपना सही से खाना पीने पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपकी एक्सरसाइज प्रॉपरली आप नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वेट गेन शुरू हो जाएगा। जब वेट गेन होगा तो आपको पता है कि जब वेट गेन होता है तो एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में शुरू हो जाता है। यानी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन यानी जो है आपकी बॉडी में कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जैसे साइटोकाइंस वगैरह वो फ्लो होने लगते हैं। और अगेन उसको काउंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी।
राइट, आपके आयरन लेवल्स बड़े होने चाहिए, आपके अदर न्यूट्रिएंट्स बड़े होने चाहिए, राइट। लेकिन वो अगेन एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने के लिए। तो ये एक चक्र सा बन जाता है जिससे बाहर निकलना तब तक मुश्किल है जब तक आप कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करेंगे इस आयरन डेफिशिएंसी के अगेंस्ट। ओके, तो ये आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ एक और न्यूट्रिएंट है जो अगेन इससे कनेक्टेड है, वो है आपका फोलेट, राइट। तो आयरन के साथ साथ फोलेट की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फोलेट अगेन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके सेल डिवीजन का काम करता है, और इस सेल डिवीजन के साथ साथ ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है। तो जब फोलेट आपके बॉडी में संतुलित मात्रा में है तो सेल डिवीजन प्रॉपरली हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर साइज के बन रहे हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर आ रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। वहीं पे अगर जो फोलेट है वो इनएडिक्वेट क्वांटिटी में है, जहां पे आपके सेल्स डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स का साइज है वो बढ़ा हुआ है, बिकॉज डिविजन नहीं हुआ है। तो जो आपका एक आरबीसी है वो एक बड़ा साइज का होगा, लेकिन उस बड़े साइज के होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, आयरन और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, राइट। और ये जो आरबीसी, बड़े साइज के जो आरबीसी है, ये जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, राइट। और इसकी वजह से अगेन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान होगी, और इसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, डब्ल्यूएचओ ने सजेस्ट किया है कि आप आयरन और फोलेट को पूरा करने के लिए आप लेग्यूम्स हैं, बीन्स है, लेंटिल्स हैं, चिकपीस है यानी छोले हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल करें, एग्स हैं, मीट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें। एक और चीज जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है वो है कि किसके साथ लेना चाहिए और किसके साथ नहीं लेना चाहिए। तो हम सबको पता है कि जब भी हम आयरन रिच फूड लेते हैं तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपका जो विटामिन सी है वो आप सही मात्रा में लें, बिकॉज विटामिन सी की प्रेजेंस में आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो आपका प्रॉपर हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए हम जैसे जनरली जो पोहा एक बहुत ही आयरन रिच फूड है, उसके साथ हम डेफिनेटली लेमन जरूर स्क्वीज करते हैं। लेकिन एक और गलती हम साथ में क्या करते हैं कि पोहे को लेमन के साथ स्क्वीज करके और साथ में क्या लिया हमने, या तो चाय लिया या कॉफी लिया, जो आप अगेन उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, बिकॉज जो चाय और कॉफी में जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। तो थोड़ा सा अपना डेफिनेटली गैप बना के रखें, जब भी आप जो कुछ आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो अपना टी और कॉफी में थोड़ा सा गैप बना के रखें, ताकि वो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक ना करे। अब ये भी देखा गया है कि जब आपकी बॉडी में ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं ये काफी लंबे टाइम तक जो है रहती हैं, तो ये बेसिकली क्या करती हैं, आपके ब्रेन के जो एपेटाइट सेंटर है उसको ट्रिगर करती है, राइट। और उसको ट्रिगर करने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है या हंगर हार्मोन है ये बढ़ने लगता है, राइट। और इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आपको अनकंट्रोल्ड क्रेविंग्स होंगी, राइट। और वो अगेन आपके जो वेट है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इसको हम सीरियसली लें, और इसको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे अपने खान पान के द्वारा, अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू इसको पूरा करने की कोशिश लगातार करते रहे। और हमारे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं जो आपके कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते भी हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी बहुत जरूरी चाहिए, बिकॉज ये देखा गया है कि विटामिन डी के प्रेजेंस में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो 17% तक बढ़ जाता है। जिंक और सिल्फर को साथ लेने पे जो है जिंक का जो एब्जॉर्प्शन है वो 14% तक बढ़ जाता है। उसी तरह से आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की प्रेजेंस में 67% तक बढ़ जाता है। और जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो विटामिन के की प्रेजेंस में जो इंटेस्टाइनल कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन 87% तक बढ़ जाता है। उसी तरह से हमारे जो कई सारे भारतीय व्यंजन हैं वो एक ऐसे कॉम्बिनेशन में लिए गए हैं कि वो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए पालक पनीर, राइट। तो पालक का जो हीम आयरन है, इनफैक्ट नॉन हीम आयरन है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन, यानी नॉन हीम बेसिकली आपके प्लांट बेस्ड आयरन सोर्सेस है और हीम आयरन बेसिकली आपके एनिमल बेस्ड आयरन सोर्सेस है। ये आप तब तक
प्रॉपरली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं ले पाएंगे जब तक आप उसके साथ विटामिन सी का कुछ सोर्स नहीं लेते हैं। तो उसके साथ कुछ आप विटामिन सी बेस्ड अपना सैलेड लीजिए, या अपने पालक पनीर के ऊपर जो है थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। ऐसे ही छोले के साथ जो है हम जब प्याज जैसा सैलेड लेते हैं तो छोले में जो है आपका जो आयरन और जिंक का एब्जॉर्प्शन है वो प्याज के सल्फर की वजह से ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब हो पाता है। ऐसी जो राजमा के साथ दही लेने का या रायता लेने का जो चलन है, जो दही या रायते का जो विटामिन डी है वो राजमा के जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है। अभी सर्दी का सीजन है, गाजर के हलवे का सीजन है, तो आमंड्स का जो मैग्नीशियम है वो गाजर के हलवे में जो हम घी यूज करते हैं उसके विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है। उसी तरह से मैंगो और ऑरेंज स्मूदी, इसमें जो विटामिन ए और ई है वो आपके जो है जो फैट जो उसमें फैट जाता है यानी कर्ड या जो है आपका मिल्क के फॉर्म में जो फैट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसको हम डेली बेसिस पे अगर यूज करें तो कहीं ना कहीं हम इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के, और उस कमी को भी दूर करने में हेल्पफुल हो सकता है ये। अब साथ में ये भी समझने की जरूरत है कि कौन से ऐसी कारण है जो आपके इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो लॉस है उसको बढ़ाता है। तो सबसे पहले हो गया आप जब आप बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर पे उसको पकाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक पकाते हैं, या बहुत ज्यादा पानी में पकाते हैं, तो ये तीनों ही चीजें जो है कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती हैं। राइट। तो जब आप बहुत हमारी कई बार ये जो है मतलब आजकल की रूटीन लाइफ में हम बहुत बिजी रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम उसको बहुत हाई फ्लेम पे जो है जल्दी जल्दी पकाते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस होता है। राइट। बहुत जैसे जो बी या सी विटामिन है, जैसे आपने देखा होगा जो धनिया है वो जनरली हम गार्निश की तरह यूज करते हैं बिकॉज वो विटामिन सी रिच है। जो चिलीज है उसको कोशिश कीजिए गार्निश की तरह यूज कीजिए, बहुत ज्यादा उसको हाई टेम्परेचर पे पकाइए नहीं। बहुत लंबे टाइम तक जब हम कुकिंग करते हैं तो उसका भी प्रभाव माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में उसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। और जब हम बहुत ज्यादा पानी में डाल के पकाते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको बहुत ज्यादा पानी डाल के पकाने की जरूरत नहीं है। राइट। तो ये तीनों जब हम जो है कुकिंग के जो मेथड्स हैं उसको भी जब हम इम्प्रूव करते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं इस न्यूट्रिएंट लॉस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि कौन से वेजिटेबल्स जब तक वो हमारे प्लेट तक आते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट लॉस कितना परसेंट तक हो जाता है। तो अगर आप ग्रीन बीन्स देखेंगे, ये जो है इसको हमारी प्लेट तक आने में ऑलमोस्ट 11 से 15 दिन लगते हैं और इसका जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो 45% तक हो जाता है। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर इसको 6 से 16 दिन लगते हैं हमारी प्लेट तक पक कर आने में, और इसका जो न्यूट्रिएंट लॉस है ऑलमोस्ट 25% तक हो जाता है। जो पीज हैं 8 से 10 दिन तक हमारी प्लेट में आते हैं और 15% तक न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। कैरेट्स की अगर हम बात करें तो 9 से 10 दिन तक ये हमारी प्लेट में आते हैं और 10% तक लॉस हो जाता है। कैसे इसको कम कर सकते हैं हम, दिन प्रतिदिन ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ये लॉस हम कम से कम कर सके। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप पकाएं वैसे ही आप खा लें जल्दी से। ऐसा ना करें कि सुबह आपने एक ही बार में पका दिया उसके बाद जो है पूरे दिन भर उसको बार बार रीहीट करके पका रहे हैं, रीहीट करके खा रहे हैं, या बार बार माइक्रोवेव करके खा रहे हैं। राइट। तो जैसे ही फ्रेश बनाए वैसे ही जल्दी से जल्दी उसको खा ले, बिकॉज उस टाइम पे जितने भी आपकी जो डिशेज है उसका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो ऑप्टिमल लेवल पे है। राइट। कभी भी अपने खाने को जो आपकी सब्जियां हैं उसको मुरझाने ना दें। जैसे आपकी जो पालक है या जो कुछ ऐसे जो, अगर आप देखेंगे फ्रिज में बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है जिसमें जो है सलवटें सी पड़ जाती है, तो उनको बिना सलवट पड़ने से पहले ही कुक करके खा ले, बिकॉज उस टाइम पे उनका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो मैक्सिमम लेवल पे है। ठीक है। जब आप सब्जियों को काटते हैं उसको कम से कम जो है देर के लिए पानी में भिगो के रखें, और साथ में कम पानी का इस्तेमाल करके उसको, ऐसा नहीं कि पूरे लंबे टाइम तक आप उसको वॉश ही किए जा रहे हैं। स्पेशली जैसे चावल है उसको हम कई बार तक वॉश करते हैं और कई बार हम उसको जो है कुक करने के बाद उसका सारा पानी भी निकाल देते हैं, तो जो उसके जो बी विटामिन है वो पूरे के पूरे जो है निकल जाते हैं। राइट। और हम सोचते हैं कि हमने अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो ठीक कर लिया, लेकिन हमने कई बार उस प्रोसेस में क्या किया, हमने बहुत ज्यादा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका लॉस कर दिया। राइट।
और ऐसा मत कीजिए कि आपको दोपहर का खाना बनाना है और आपने जो है सुबह जो है 11 बजे ही अपनी सब्जी काट के रख ली। जब आप खाने की पूरी तैयारी करने वाले हैं उसी टाइम पे ही आप अपनी सब्जियां काटें। कोशिश कीजिए कि जितने भी सब्जियां हैं जिनका आप स्किन समेत खा सकते हैं उसको स्किन समेत खाएं, जैसे जो छोटे पोटेटोज होते हैं, या जो आलू है, या जो गाजर है, राइट, या जो करेला है, इसकी स्किन को आप थोड़ा सा स्क्रैप कर लें ताकि इम्प्योरिटीज नहीं जाए, राइट। उसको जो खाना है वो आप कम से कम पानी में बनाएं ताकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो उसी खाने में ही रह जाए और स्टीम के फॉर्म में इवेपोरेट नहीं हो जाए। और पके हुए खाने को या जो आपकी जो सब्जियां उसको लंबे टाइम तक स्टोर ना करें, बिकॉज जितना आप स्टोर करते जा रहे हैं एवरीडे उसका जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप न्यूट्रिएंट लॉस को कैसे बचा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट न्यूट्रिएंट की, जो है कैल्शियम। तो एज पर ओबेसिटी रिसर्च जनरल 2013 के हिसाब से एक शोध में ये तथ्य सामने आया कि जो जिनकी भी डाइट कैल्शियम या डेयरी प्रोडक्ट्स में जो हाई होती है वो कहीं ना कहीं कम वजन से संबंधित है। यानी जिनका भी डाइट दूध और दूध की बनी हुई चीजों से जो है और कैल्शियम रिच फूड में ज्यादा है, उनका वजन हमेशा थोड़ा कम की तरफ रहने में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी तरह से एक और स्टडी थी जो महिलाओं पे बेसिकली की गई थी, एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये स्टडी का असेसमेंट सामने आया था, जहां पे महिलाओं पे एक साल की जो है वेट लॉस ट्रायल हुआ था, जहां पे वो 18 से 25 साल की महिलाएं थी। बीएमआई उनका 27 से ऊपर था और उनको हाई प्रोटीन और एक संतुलित मात्रा में डेली बेसिस पे आयरन और जिंक का डाइट दिया गया। और ये देखा गया कि ये ग्रुप ज्यादा अच्छे से वेट लॉस कर पाया कंपैरेटिव टू उस प्लेसिबो ग्रुप के जिनको ये इस तरह के डाइट, इस तरह की कंट्रोल डाइट नहीं दी गई थी, राइट। तो इसी तरह से और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं जो आपके जो है हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग में, जैसे आपका क्रोमियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयोडीन हो गया, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका आपके हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने डाइट, अपने सप्लीमेंटेशन, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस में इन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को ना होने दें, बिकॉज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस जर्नी के लिए। और इस जर्नी को अगर आप फ्रूटफुल रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिनेटली पूरी तरह से ध्यान रखें।